वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं 9 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण खंड को। तो दोस्तों आज हम उन्हीं उन्हीं न्यूज़ों को उन्हीं खबरों को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ज़्यादा समय ना लेते हुए तुरंत हम क्विक स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस का। तो आइए शुरुआत करते हैं उन खबरों के साथ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज इसे आया है कि उच्च शिक्षा में भारत ने चीन को पछाड़ा। जो हाई रैंकिंग जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसमें भारत ने चीन को पछाड़ा है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। और जहां भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल किए गए, वहीं चीन के 133 और जापान जापान के 96 विश्वविद्यालय इस बार पिछले साल की तुलना में 37 भारतीय विश्वविद्यालय ज्यादा शामिल हुए थे। भारत ने आउटबाउंडिंग स्टूडेंट मोबिलिटी, विदेश जाने वाले छात्रों में भी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत 15 वर्षों में पहली बार चीन से आगे निकला है। खास बात ये है कि 2014 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मात्र 16 भारतीय संस्थान ही शामिल थे। बुधवार बुधवार को जारी रैंकिंग के मुताबिक इस सूची में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी भारत की है। म्यांमार, कंबोडिया व नेपाल ने पहली बार सूची में जगह पाई है। गत वर्ष की तरह आईक्यूएससी बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय और 5 आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर और कानपुर ने एशिया के शीर्ष 100 स्थानों में स्थान हासिल किया है। देश में आईआईटी बॉम्बे ने अपना स्थान बरकरार रखा है। क्यूएस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन साटर ने कहा कि क्यूएस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या भारत की उच्च शिक्षा परिदृश्य के विस्तार को दर्शाती है। भारत एकेडमिक रेपुटेशंस, शैक्षणिक प्रतिष्ठा व एम्प्लॉयर रेपुटेशंस, नियोक्ता प्रतिष्ठा में क्षेत्रीय औसत से नीचे है, लेकिन इसने 10 से अधिक विश्वविद्यालयों के के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था के प्रति संकाय मीट्रिक पेपर में दूसरा सबसे अच्छा क्षेत्रीय परिणाम हासिल किया है। क्यूएस ने एक बयान में कहा कि भारत ने पीएचडी इंडिकेटर संकेतक और कर्मचारियों के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ औसत औसत अंक हासिल किए हैं, जो मजबूत अनुसंधान परिणाम और उच्च योग्यता के प्रति प्राप्त संकाय निकाय का संकेत देता है। बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क इंडिकेटर में भारत का प्रदर्शन 15.4 अंक के साथ क्षेत्रीय औसत 18.8 अंक से थोड़ा नीचे है। भारत दो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करता प्रतीत होता है। ये हैं देश में बड़ी संख्या में छात्रों की जरूरत को पूरा करना और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करना। दोनों क्षेत्रों में एक साथ दक्षता हासिल करना एक बड़ी चुनौती। इससे क्या फायदा होगा कि बाहर जो फॉरेनर अब्रॉड से जो स्टूडेंट आएंगे, तो यहाँ की स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी को देखकर इंटर किस एडमिशन लिया जाता है, तो उसमें भारत का दबदबा, मतलब भारत का दबदबा बना रहेगा। उसका जो इंटरनेशनल आइडेंटिटी है वो यूनिवर्सिटियों की वो बनी रहेगी। जैसे जिसमें आईआईटी बॉम्बे ने प्रथम स्थान 40 में, जो एशिया में रैंकिंग है 40वीं रैंकिंग है और भारत में प्रथम रैंकिंग है। आईआईटी दिल्ली द्वितीय 46वें रैंकिंग में है। तो बॉम्बे के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद मद्रास, डायरेक्ट साउथ के बाद जो है बेंगलुरु चतुर्थ में 98 पोजीशन आईआईटी एशिया के रैंकिंग में है। खड़गपुर पंचम 59वीं रैंकिंग है एशिया में, और वहीं इंडिया में 5वीं रैंकिंग है। आईआईटी कानपुर षष्ठम है और 63वीं है।
तो ये था उस शिक्षा में भारत की जो हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उनके बारे में। तो इससे जो है भारत के इससे यह पता चलता है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे विकास कर रहा है। और अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी एक रेस में शामिल हो गया है और भारत को भी काफी कुछ डेवलप करना है, शिक्षा पर इन्वेस्ट करना है और उसको आगे बढ़ाना है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो ये था पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है, मेंस के, स्पेशली मेंस में। अब हमें डायरेक्ट हम जा सकते हैं एडिटोरियल पेज पे। तो एडिटोरियल पेज में कुछ खास है नहीं, तो हम देख रहे हैं कांग्रेस, ये हमारे किसी काम का है नहीं। और सेकंड, जो लोकतंत्र है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि भारतीय लोकतंत्र जो है 3 स्तंभों में खड़ा हुआ है। भारतीय लोकतंत्र 3 स्तंभों में, इधर व्यवस्थापिका यानी कि संसद, इधर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका जुडिशरी। तो न्यायपालिका न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये 3 भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं। चौथा में माना जाता है कि जो पत्राचार है, पत्रकार, ये माना जाता है। लेकिन मेनली तीन जो स्तंभ माना जाता है भारतीय लोकतंत्र के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में क्या हो रहा है इस बारे में आर्टिकल्स, झूठे मुकदमों में बर्बाद होता जीवन। तो इन्होंने क्या लिखा है अपने लेख में कि इन्होंने कहा है कि पिछले दिनों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी एनसीआरबी के से सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब के हवाले से एक खबर आई है। उससे पता चला है कि एक साल में करीब 1.25 लाख मुकदमे झूठे पाए गए हैं। ये मुकदमे दूसरों को फंसाने के लिए दर्ज कराए गए थे। जिन लोगों पर मुकदमे किए गए थे उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है, यानी वे झूठे थे। कहीं रास्ते के विवाद में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है, कहीं विरोधी पर दबाव बनाने के लिए छेड़खानी का मुकदमा, तो कहीं दुश्मनी निकालने के लिए मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया। इन मुकदमों में फंसने के बाद लोगों का जीवन तबाह हो गया, बिना मतलब की भागदौड़ हुई, ऊपर से पैसा और समय लगा। समाज के लोगों के तरह तरह के ताने सुनने को मिले। देखा जाए तो इस तरह देखा जाए तो इस तरह के मामले नए नहीं हैं। आज भी जो है भारत के न्यायपालिका तक पहुंच एक आम आदमी, एक गरीब तबके के लिए असंभव है। चाहे वो गरीब आदमी का एक्सेस हो, भारतीय न्यायपालिका कितना भी आवाज वो कर ले, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की बात छोड़िए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक एक्सेस नहीं हो पाता एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए। और न्याय की बात अगर हो तो वो तो न्याय तक तो पहुंच दूर दूर तक का सपना तक भी नहीं है। क्योंकि ये ये आजकल के खर्चीले न्याय के एक पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है। क्योंकि एक गरीब आदमी को न्याय अगर तभी मिल सकता है जब वे सक्षम वकील का पक्ष ले, उनको हायर करे, तभी उसको न्याय मिल सकता है। जबकि उतना एक्सेस रह नहीं पाता है गरीब तबके के लिए। कुछ लोग बदला लेने के लिए कुछ भी करते हैं। इसी पर आर्टिकल है, आरोप किसी एक आदमी का नहीं बल्कि पूरे परिवार पर लगा देते हैं। इनमें बड़ी संख्या में स्त्रियां भी होती हैं, जहां यहाँ तक हम कई बार बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। खेत की मेड़ जरा सी इधर उधर हुई नहीं कि मुकदमे से लेकर खून खराबे तक बात पहुंच जाती है, हत्याएं तक हो जाती हैं। ऐसे में महाभारत का वह अंश याद आता है जहां दुर्योधन कहता है कि वह पांडवों को
सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। परिणाम स्वरूप इतना बड़ा युद्ध और सर्वनाश हुआ, न कौरव बचे न ही पांडव राज कर पाए। आखिर कानूनों में इतनी खामियां क्यों हैं? ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए कि एक्चुअल जो एक्यूज्ड है, एक्चुअल जो आरोपी है, उनको ही सजा मिलनी चाहिए, उनके ही मामले जो है कोर्ट तक पहुंचने चाहिए। उससे निचले तबके में पूरी जो है इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए, तब जाके न्याय तक जो कोर्ट तक मामला जाना चाहिए। आखिर कानूनों में इतनी खामियां क्यों है कि कोई किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है उसके पास यदि इतने संसाधन न हो कि वह कानूनी लड़ाई लड़ सके, तो सजा भी मिल जाती होगी। बहुत साल पहले फांसी फांसी पाए कैदियों की एक रिपोर्ट पढ़ी थी। उनमें अधिकांश ने कहा था कि उन्होंने किसी को नहीं मारा। ग्राम प्रधान या सरपंच ने किसी को बचाने के लिए उनका नाम लिखवा दिया। उन्हें न कानून की कोई जानकारी थी, न वकील को फीस देने के पैसे थे। उन पर अपराध सिद्ध हो गया। स्त्री रक्षा संबंधी कानूनों के तहत जिन पुरुषों और उनके घर वालों को मुकदमे झेलने पड़ते हैं उनकी आफत का तो करना ही क्या। कितने मामलों में यदि पुरुष विवाहित है तो पत्नियां ही घर छोड़कर चली जाती हैं। बहुत से लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचते हैं। यदि किसी बुजुर्ग पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उनकी खैर नहीं रहती। कुछ साल पहले इंदौर की एक घटना प्रकाश में आई थी। उसमें जमीन जायदाद के विवाद में परिवार की बहू ने बुजुर्ग के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बुजुर्ग को इससे इतना पीड़ा हुई पहुंची कि वे आत्महत्या तक कर ली। ऐसा और भी न जाने कितने कितने लोग मरते होंगे। बहुत बार विवाह के बाद कुछ बहुएं संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती तो दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज करा देती हैं। ऐसा ही नहीं, पुलिस को सच्चाई मालूम नहीं होती, लेकिन वह कहती है कि अगर किसी स्त्री ने ऐसे मामले दर्ज कराए हैं तो हमारे हाथ बंधे रहते हैं। सच जानते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकती। तो ये था पुलिस कानून का लाचार व्यवस्था और पुलिस की लाचार व्यवस्था सिस्टम्स के। दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामलों में अक्सर पुरुषों की नौकरी तक चली जाती। सताई गई स्त्रियों को हर तरह से कानून और पुलिस की मदद मिलनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना से किसी पर कोई भी आरोप लगा देना नितांत गलत है। कानून लोगों की मदद के लिए है, किसी को सताने के लिए ही उनका लिए नहीं है। कानून लोगों की मदद करने के लिए, उनके अधिकार के संरक्षण के लिए है, न कि उनके दुरुपयोग के लिए है। उनके अधिकारों का हनन करने के लिए है। उनका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। अदालतें बार बार इन बातों को दोहराती रहती हैं। स्त्रियों को इस बात को जरूर समझना चाहिए कि ऐसा करके वे स्त्रियों का ही नुकसान करती रहती हैं। लोगों का उन पर से भरोसा उठता है और कानूनों की ताकत भी कम होती है। एक बार किसी से छेड़खानी दुष्कर्म आरोप लगा दिए जाए तो सारा जुर्माना उसे दोषी सारा जमाना उसे दोषी मान लेता है, चाहे बाद में आरोप झूठे ही साबित हो। आखिर सफाई भी किस किस के सामने दी जा सकती है? भाई भाई हमने कैसे ऐसा कुछ नहीं किया है। सफाई देने वाले तो यह मान लिया जाता है कि जरूर इसने कुछ किया होगा तभी सफाई देता रहा फिर रहा है। यदि एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो हैरत होती है। ये एक साल में यदि ऐसे 1.25 लाख मुकदमे दर्ज होते हैं जो झूठे थे, जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी, और हर साल ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं होते हों, तो कितने लोगों का जीवन बर्बाद होता होगा। उनके परिवारों पर क्या गुजरती होगी। उनके बच्चे क्या महसूस करते होंगे। वे समाज का सामना कैसे करते होंगे। झूठे मुकदमे किसी पर भी हों और किसी भी प्रकरण में हों, बहुत तकलीफदेह हो है। मगर हमारे आपके कहने से होता ही क्या है, जब भी लोग इन बातों पर गौर न करें जो ऐसा करते हैं। आजकल तो ऐसे गिरोह भी हैं जो कानूनों का दुरुपयोग कर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पैसे वसूलते हैं। पिछले ही दिनों ऐसी कई घटनाएं सामने आई। न जाने क्यों सरकार इस बारे में ध्यान नहीं देती है। वे कानून के डंडे से हर एक को हाँकने में यकीन करती हैं।
कानून लोगों की मदद करे, न कि उसमें भय पैदा करे, क्योंकि भयभीत आदमी को कोई भी अपना शिकार आसानी से बना लेता है। कानून लोगों को भरोसा दे कि किसी भी आपत्ति काल में उसकी मदद ले सकते हैं। कोई भी आपत्ति काल में मदद ले सके, ऐसा भरोसा रहे कि कानून हमारा, जो कोई भी चाहे एक हायर क्लास का व्यक्ति हो या फिर एकदम लोअर क्लास का व्यक्ति हो, जो एक गांव तबके का बिलोंग करता हो या हाईएस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बिलोंग करता हो, सबके लिए समान कानून हो और उस तक समान एक्सेस, उस तक पहुंच हो, ताकि भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है, सभी तक समान न्याय, उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। एक वास्तविक रियलिटी ये है कि लाखों करोड़ों मुकदमे ऐसे होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं, उसके उस झूठे आरोप के चक्कर में सजाएं मिल जाती हैं, तो इससे जो है लाखों बेगुनाहों को सजा मिल जाती है और लाखों करोड़ों परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इसमें कानून की पारदर्शिता लाने की जरूरत है और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए जो है और काम करने की एक अच्छी रणनीति बनाने की जरूरत है। तो ये आर्टिकल अच्छा था हमारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट हम देखें, महिला सैनिकों के लिए जो मातृत्व अवकाश देने की बात कही गई है संसद में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ ने सशस्त्र बल में महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिक के महिला अधिकारियों के लिए बराबर मातृत्व, शिशु देखभाल और उनके देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधी नियमों को मंजूरी दी है। इनके जारी होते ही सशस्त्र बलों में कार्यरत हर रैंक की महिलाओं को समान रूप से मातृत्व अवकाश मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इस समय सेना में केवल महिला अधिकारियों को हर बच्चे के लिए पूरे वेतन के साथ 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है। यह नियम अधिकतम 2 बच्चों पर लागू है। महिला अधिकारियों को संपूर्ण सेवा कार्यालय में 360 दिन का शिशु देखभाल, महिला अधिकारियों को संपूर्ण सेवा कार्यालय में 360 दिन का शिशु देखभाल अवकाश मिलता है। इसके लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने की वैध तिथि के बाद 180 दिनों की दत्तक छुट्टी दी जाती है। 3 सेनाओं जल, थल और वायु में नारी शक्ति बेहतर कार्य कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तीनों सेनाओं में 11,414 महिलाएं तैनात हैं, जिनमें 7,054 महिला कर्मी थल सेना का हिस्सा है। इन महिला सैन्य कर्मियों की संख्या में अधिकारी, अन्य रैंक के साथ साथ चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं। अगर चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो भी तीनों सेनाओं में 4,948 महिलाएं कार्यरत हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2023 तक थल सेना में 1,733 महिला अधिकारी थी, जबकि 100 महिला कर्मी अन्य रैंकों में कार्यरत थी। वायु सेना में 1 जुलाई तक महिला अधिकारियों की संख्या 1,654 थी और जुलाई तक नौसेना में 580 महिला अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जबकि 726 महिलाएं नाविक अग्निवीर के रूप में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों में जिन शाखाओं और सेवाओं में पुरुष और महिला अधिकारी काम करते हैं, उनमें उनकी तैनाती और कामकाजी परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। उनकी तैनाती आवश्यकता अनुसार होती है। वर्तमान में भारतीय महिलाएं सेना में रहकर अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं और दुनिया में के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनाती से लेकर युद्ध पोतों पर तैनात होने के साथ साथ आसमान में अपनी श्रेष्ठता दिखाने वाली महिलाएं
अब सशस्त्र बल में लगभग हर क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ रही हैं। महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को मातृत्व अवकाश मिलने से अब सशस्त्र बल में किसी भी महिला के साथ भेदभाव नहीं होगा। इससे महिलाओं को पेशेवर और पारिवारिक जीवन को बेहतर तरीके से संतुलित करने में मदद मिलेगा। सेना में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आने के लिए इच्छुक होंगी। तो ये आर्टिकल महिलाओं के सैन्य मामलों के लिए है। जो जो महिलाएं सैनिकों में भर्ती सैन्य सेवा के इच्छुक होती हैं और जो कार्यरत हैं उनके लिए है ये इनिशिएटिव की अब जो महिला अधिकारी काम करती हैं उनको बराबर मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, चाहे वे शीर्ष अधिकारी हो या फिर किसी सैनिक पद पर रहे निम्न ग्रेड पर। उनको पहले 360 दिन का दिया जाता था अवकाश, अब 180 दिन का दिया जाता था मिलता है। तो सभी को अब बराबर चिकित्सा अवकाश मातृत्व अवकाश मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारे लिए भारत के लिए संभावित अवसर और चुनौतियां। भारत की आर्थिक स्थिति की बात बूते स्वयं चीन ने अपनी आर्थिक शक्ति के बूते स्वयं को सुपर पावर की स्थिति में स्थापित किया, परंतु अब उसकी अर्थव्यवस्था में मंदी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके लिए कई कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसमें कोविड महामारी भी शामिल है। वैसे कई अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 में चीन अर्थव्यवस्था में आई यह मंदी उसकी पूर्व नीतियों का परिणाम है। लगभग 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से चीन निरंतर आर्थिक विकास और बढ़ती हुई सामाजिक गतिशीलता का पर्याय रहा है। इस देश ने स्वयं को विश्व में एक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है, परंतु पिछले लगभग 3 वर्षों से चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। चीन के कस्टम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में एक साल जून में चीन के निर्यात में 12.4% की गिरावट आई है और यह गिरावट अर्थशास्त्रियों के आशंका से कहीं ज्यादा है। वहीं चीन ने नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार चीन ने इस वर्ष में मई में 16 से 24 साल के लोगों में बेरोजगारी की दर 21% पर जा पहुंची है, जब तक कि सर्वाधिक है। चीन की प्रॉपर्टी निवेश में भी 21% की कमी आई है। वस्तुतः एक समय था जब चीनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा था, लेकिन अब इससे भी जबरदस्त सुस्ती देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग्स में भी वर्तमान वर्ष के लिए चीन की वृद्धि दर के अनुमान को 5.2% से घटाकर 4.8% कर दिया गया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने अगले वर्ष के लिए भी ग्रोथ के अनुमान को 4.8% से घटाकर 4.4% कर दिया है। HSBC होल्डिंग्स, मॉर्गन स्टैनली और सिटी ग्रुप्स ने चीन के लिए इस साल की वृद्धि दर को 5% से नीचे रहने का अनुमान जताया है। जिस देश की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2000 से 2019 के बीच औसतन 9% की वृद्धि देखने को मिली, वहां यदि पिछले 3 वर्षों में लगातार 5% से कम की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सामान्य उतार चढ़ाव के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। यह उस अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। हालांकि अगस्त के आंकड़े थोड़ी बेहतर की ओर इशारा करते हैं, लेकिन जानकार उन्हें इतना पर्याप्त नहीं मान रहे ताकि यह कह सके कि अर्थव्यवस्था इससे ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। तो ये था चीन का भारत के लिए जोखिम के साथ अवसर कैसे है। वर्ष 2022 में भारत और चीन के बीच 136 अरब डॉलर का रिकॉर्ड व्यापार हुआ था। इससे ठीक एक वर्ष पूर्व यानी 2021 की तुलना में यह 8.4% ज्यादा है। ऐसे में चीन की आर्थिक सुस्ती का
भारत पर भी गंभीर असर हो सकता है। हालांकि भारत के लिए इसमें कुछ अवसर भी हैं, जैसे कमोडिटी मार्केट कमोडिटी मार्केट चीन की मांग को लेकर बड़ा संवेदनशील रहता है। यदि सुस्त घरेलू मांग की वजह से चीन बेस मेटल, प्राथमिक धातुओं सहित अन्य धातुओं का निर्यात कम कीमत पर करना शुरू करता है, तो हमारे निर्माताओं को इससे फायदा हो सकता है। लेकिन यदि घरेलू मांग की कमी को लेकर चीन में प्रोड्यूसर मेटल, धातु उत्पादक और अन्य वस्तुओं का उत्पादन घटाते हैं, तो इससे इन कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेतक नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि चीन अपनी कुल जरूरतों का 70% लौह अयस्क भारत से आयात करता है। लेकिन यदि मंदी के कारण चीन की मांग में कमी आती है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही भारत की कोशिश विनिर्माण हब बनने का भी है। घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीआईएल जैसी स्कीम भी लॉन्च की है। यदि चीन से निर्यात में गिरावट जारी रहती है और अर्थव्यवस्था का खस्ता हाली से के चलते यदि चीन में निवेश प्रभावित होता है, तो भारत विकसित देशों के लिए विनिर्माण हब के तौर पर उभर सकता है। लेकिन इसके लिए भी यह जरूरी है कि भारत में सुधार की प्रक्रिया तेजी से आए। तो चीन में मंदी लगातार दिख रही है, तो भारत के लिए अवसर ये है कि भारत उस बीच अपने आप को एक विनिर्माण हब के रूप में उभार सकता है, और यहाँ की जटिल कानूनी प्रक्रिया जो निवेशक के लिए है उसको सुधार सकता है। साथ ही साथ अपने स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है, ताकि यहाँ यहाँ के मैकेनिक हाई लेवल का मिल सके। इन सारे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकता है, इन सारे चीजों को बढ़ावा देके एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है, जिससे अधिक अधिक रोजगार क्रिएट होगा और आयात पर निर्भरता कम होगी, और जो निर्यात जो है भारत की बढ़ेगी। तो ये आर्टिकल भारत के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की इकोनॉमी बूस्ट के लिए। तो ये पेपर नंबर 3 से लिंक कर सकते हैं। छोटे छोटे आर्टिकल हमें हमारे थॉट को बिल्ड करते हैं, हमारे चाहे वे सोशल में इश्यूज हो, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज हो या इकोनॉमिकल इश्यूज हो, ये सारे आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये हमारे किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सारी खबरों को स्किप करते हैं। अमेरिका परमाणु विदेश सेक्टर में भी है नहीं। एक वन लाइनर फैक्ट के रूप में जान सकते हैं कि ब्रिटेन की आईसीआई की पहली भारतवंशी अध्यक्ष बनी अनुषा। ब्रिटेन की इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल इंजीनियर्स ने अपने 205 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक भारतवंशी अनुषा शाह को संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। यह सिविल इंजीनियर का स्वतंत्र प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जिसमें 95,000 सदस्य हैं। तो 205 साल के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में किसी भारतवंशीय महिला को या फिर पुरुष को उसमें जगह दिया गया है। तो भारतवंशी सबसे पहली बनी है अनुषा शाह, याद कर सकते हैं अमित शाह के नाम से अनुषा शाह जो है। अब इधर वन लाइनर में जलवायु परिवर्तन, ये सारे आर्टिकल हमारे काम के नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह वीडियो या सेशन कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, रहा कि नहीं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और साथ ही कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, सुधार कैसे की जा सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।